हेलो फ्रेंड्स, मैं मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका स्मार्ट विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था लोकतंत्र के बारे में। आज उसका नेक्स्ट चैप्टर है आपकी क्लास 9th की एसएसटी का जो सिविक्स का पोर्शन है, उसमें आपका लोकतंत्र के बाद अगला चैप्टर है संविधान के बारे में। तो संविधान के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्या है, फिर संविधान कैसे बना, संविधान को बनाया किसने, संविधान को बनाने में हमें किन किन माध्यमों की सहायता लेनी पड़ी। इन समस्त चीजों के क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा आज हम आपसे मिलते हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं संविधान का निर्माण। ये इमेज देख रहे हैं आप, ये आपके देश के संविधान का कवर पृष्ठ है, ऊपरी पृष्ठ। ये क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले संविधान का निर्माण। आपकी जो क्लास 9th की एसएसटी बुक है, उसमें इस चैप्टर में संविधान के निर्माण के बारे में बताने के पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। वो एग्जाम्पल किसका है? साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका में हुआ क्या था कि जैसे हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा किया, उपनिवेश बनाया भारत को और यहाँ पर लंबे समय तक शासन किया। इसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में भी, यानी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, उसे अपना उपनिवेश बनाया। किंतु एक चीज जो इंडिया से वहां पर डिफरेंट थी, वो क्या थी कि भारत में बहुत से ज्यादा अंग्रेजों ने अपना निवास नहीं बनाया, जबकि साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा मात्रा में गोरे लोग अपना निवास बना लिए और बहुत ज्यादा मात्रा में लोग वहां पर रहने लगे। तो एक प्रकार से वहां पर भेदभावपूर्ण नीति का पालन किया जाने लगा। कौन सी भेदभावपूर्ण? साउथ अफ्रीका में अश्वेत लोग पाए जाते हैं और जो गोरे लोग थे, अंग्रेज थे, वो गोरी चमड़ी वाले लोग थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी थे अश्वेत लोग, उनके साथ उन्होंने भेदभावपूर्ण नीतियां अपनानी प्रारंभ कर दी। तो इसके विरोध में नेल्सन मंडेला ने अश्वेतों के उद्धार के लिए, उनके अधिकारों के लिए 1964 में अपना विरोध प्रदर्शन प्रतिरोध दर्ज कराना प्रारंभ किया, जिससे 1964 में नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया। अब 17वीं 18वीं शताब्दी से लेकर पूरी 19वीं और 20वीं शताब्दी के कुछ समय तक साउथ अफ्रीका में गोरों का राज चलता रहा, किंतु नेल्सन मंडेला के प्रयासों से, वहां की जनता के संघर्ष से अंततः सफलता मिली और 26 अप्रैल 1964 को नेल्सन मंडेला को जेल से मुक्ति दे दी गई और साउथ अफ्रीका गणराज्य के नए ध्वज का आवरण हुआ। इस प्रकार साउथ अफ्रीका स्वतंत्र हुआ। अब साउथ अफ्रीका जब स्वतंत्र हो गया तो वहां पर क्या डिमांड की गई कि हमें अपने लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए एक संविधान का निर्माण करना चाहिए। अब ये निर्माण क्यों करना चाहिए? देखिए, वहां पर श्वेत लोग भी रहते थे और अश्वेत लोग भी, मतलब जो अंग्रेज गोरे लोग थे और साउथ अफ्रीका के मूल निवासी काले लोग थे, उन दोनों को ही उस देश में रहना था। साउथ अफ्रीका विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं, संस्कृतियों और संस्कारों का देश है। कई प्रकार की भाषाएं हैं, कई प्रकार की बोलियां हैं, कई प्रकार के परिवेश हैं। इन सभी समस्त लोगों को एक साथ इकट्ठा बांध कर रखने के लिए एक ऐसे दस्तावेज की आवश्यकता महसूस हुई जो स्थायी रूप से इनके सबके सम्मिलित रूप से रहने की प्रक्रिया को निर्धारित कर सके, जिससे कि आपस में किसी के हित टकराए ना, आपस में भेदभाव के द्वारा, आपस में संघर्ष के द्वारा पुनः वैसी ही स्थिति उत्पन्न ना हो जाए जैसी कि पहले थी। इसके पहले थी 26 अप्रैल 1994 के पहले, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे साउथ अफ्रीका में घटना घटित हुई, उसी प्रकार से भारतीय संविधान की संरचना के पीछे भी कुछ कहानियां हैं। आइए हम शुरू करते हैं हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानने से। तो सबसे पहले देखिए, यह है संविधान। आपके दिमाग में आएगा कि संविधान आखिर है क्या, ठीक है। तो संविधान नियमों का वह समूह है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है।
दूसरा है संविधान लिखित नियमों की वह किताब है जिसे देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। ये हुई आपकी एक सरल अर्थ में संविधान की परिभाषा। एक प्रकार से हम ये जान लें कि आखिर संविधान क्या है। तो संविधान वह दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता है जिसके कारण हमें संविधान के निर्माण की इतने वर्षों तक निरंतर मांग करनी पड़ी, फिर उसके निर्माण के लिए एक संविधान सभा का चुनाव किया गया। ये संपूर्ण प्रक्रिया आखिर क्यों की, इसकी क्या जरूरत थी। तो इसके लिए हम देखते हैं संविधान की कार्य, या फिर संविधान कौन कौन से ऐसे कार्य करता है जिनके लिए हमें इसकी आवश्यकता थी। दोस्तों कल के लेक्चर में मैं आपको लोकतंत्र पढ़ाया था और लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त हमने आपको बताई थी, क्या? लिखित संविधान। हमारे देश में आजादी के बाद स्थापना किसकी होनी थी? एक लोकतांत्रिक सरकार की, एक लोकतांत्रिक देश की। तो इसलिए एक लोकतांत्रिक देश में एक लिखित संविधान बहुत ही आवश्यक था। आइए देखते हैं हमारा संविधान कौन कौन से कार्य करता है। तो पहला देखिए, साथ में रह रहे विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच भरोसा और सहयोग विकसित करता है। जैसे हमने साउथ अफ्रीका के बारे में आपको बताया कि वहां पर कई प्रकार के, कई सभ्यताओं के, कई संस्कृतियों के लोग रहते थे। उन सब के बीच में आपसी सहयोग और सामंजस्य को स्थापित करने के लिए, सबके हितों की रक्षा के लिए एक संविधान के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई। इसी प्रकार से हमारे देश में क्या है, हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारे परिवेश हैं, बहुत सारे राज्य हैं। इन सभी समस्त असमान लोगों को एक समान एक सूत्र में पिरोकर रखने के लिए आवश्यक है एक ऐसी नियम संहिता का जिसके आच्छादन में रहकर सभी लोग एक साथ आपसी सहयोग के साथ रह सके। दूसरा है सरकार के गठन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। तो जैसे देखिए साउथ अफ्रीका में पहले गोरों की सरकार थी, फिर संविधान का निर्माण हुआ। वो संविधान का निर्माण आगे हमारी सरकार कैसे होगी, कैसे वर्क करेगी, इस संपूर्ण प्रक्रिया का, सरकार के गठन की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख हमारे संविधान में होता है। किसी भी देश के संविधान में इस चीज का अनिवार्यतः उल्लेख किया जाता है कि वहां की शासन व्यवस्था का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका निर्णय लेने के प्राधिकारी सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने का अधिकार किसे होगा, कौन ऐसा सक्षम अधिकारी होगा जो नीतियों के सापेक्ष निर्णय ले सकेगा। हमने लोकतंत्र में आपको कल बताया था कि आप लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो आपकी बात को आगे सरकार में रखते हैं और उसी के आधार पर वो नीतियां बनाते हैं। तो ये पॉइंट क्या है कि निर्णय लेने का प्राधिकारी कौन सुनिश्चित करेगा। तो जब आप अपने द्वारा प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर वो प्रतिनिधि उन्हीं नीतियों के आधार पर जो आपके हित में होती हैं, नियम कानून तय करते हैं और जो उन लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है वो निर्णय लेने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है सरकार के अधिकारों को तय करता है। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होता है कि सरकार के कौन कौन से अधिकार हैं। सरकार अनावश्यक रूप से कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो उसके अधिकार क्षेत्र में ना। फिर नागरिकों के अधिकार को स्पष्ट करता है। देखिए ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है, सरकार के अधिकार और नागरिक के अधिकार। दोनों के अधिकार कि सरकार अपने अधिकारों के अतिरिक्त कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे नागरिकों के अधिकार बाधित होते हैं, और नागरिक भी अपने अधिकारों के दायरे में रहकर ही अपना जीवनचर्या बिताएंगे। ठीक है। फिर अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जैसे आप आगे संविधान का अध्ययन करेंगे, हमारे संविधान में है एक पोर्शन नीति निर्देशक तत्व। ठीक, वो नीति निर्देशक तत्व क्या है? हमारे देश के भावी भविष्य में कौन कौन सी ऐसी नीतियां आनी चाहिए जो हमारे लिए जन कल्याणकारी होंगी, हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे नागरिकों के उत्थान में सहायक सिद्ध होंगी। ऐसी नीतियों का उल्लेख भी हमारे संविधान में किया जाता है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण। तो भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए समय समय पर भारतीयों के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग अंग्रेजों से की जाती रही है, किंतु ब्रिटिश सरकार ने हमेशा इस मांग को ठुकराया और इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। हुआ क्या? सबसे पहले हम देखते हैं संविधान सभा आखिर क्या है। तो संविधान सभा का आशय देश का संविधान बनाने वाली संस्था से लिया जाता है, अर्थात वह संस्था जो किसी भी देश का संविधान बनाती है उसे क्या कहते हैं? संविधान सभा। फिर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के अनुसार यह एक ऐसी प्रतिनिधित्वक संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने, अपनाने या वर्तमान संविधान में परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। और एक और इसकी छोटी सी परिभाषा है, चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज का निर्माण करती है उसे कहते हैं संविधान सभा। संविधान सभा के निर्माण की जो मांग बार बार भारतीय कांग्रेस, भारतीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से लगातार कर रहे थे, उस मांग को अंग्रेजों ने काफी समय तक लगातार ठुकराया। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग के दर्शन हमको होते हैं स्वराज विधेयक में, जिसे तिलक ने तैयार किया था। इसी के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा था, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होगा। भारतीयों का जो संविधान भारतीयों पर लागू होगा वो किस प्रकार बनेगा? जैसा भारतीय लोग चाहेंगे। ठीक है। इसी क्रम में 1928 में मोतीलाल नेहरू ने, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर पापा जान, तो उन्होंने और कांग्रेस के 8 अन्य सदस्यों ने मिलकर एक संविधान की रचना की। हालांकि वो संविधान पर लागू नहीं हो पाया, पर उन्होंने संवैधानिक दस्तावेज तैयार किया। ठीक है। फिर 1931 में जो आपका कराची अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में भारतीय आजाद भारत के संविधान की रूपरेखा कैसे होगी, भारतीय संविधान किस प्रकार का होगा, इससे संबंधित एक प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रकार ये जो 2 मुख्य चीजें हमें दिखती हैं, एक तो आपका 1928 का पंडित मोतीलाल नेहरू का एक दस्तावेज है और दूसरा 1931 का है कराची अधिवेशन का प्रस्ताव। इन 2 दस्तावेजों में मुख्य रूप से भारतीय संविधान की जो मूल आत्मा है, जो मूल नैतिक सिद्धांत है, जो मूल अवधारणा है, जो उसके बुनियादी मूल्य हैं, उनके बारे में भारतीय नेताओं में यथासंभव सहमति बन गई कि हमारे संविधान की रूपरेखा, बुनियाद मूल्य किस प्रकार के होंगे। अच्छा, बुनियादी मूल्य कौन कौन से थे? तो ये देखते हैं। पहला है वयस्क मताधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। फिर इन समस्त जो मूल्य थे, बुनियादी मूल्य थे, इन पर सभी नेताओं की सहमति बन गई। अब जब सहमति बन गई तो क्या हुआ? और पुरजोर तरीके से अपनी बात को बार बार अंग्रेजों के सामने रखा जाने लगा। अच्छा, इसी बीच हुआ क्या कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, अंग्रेजों की स्थिति थोड़ा डामाडोल हुई, थोड़ा वो कमजोर पड़ने लगे। तो उन्होंने क्या किया? भारतीयों की इस मांग पर बोला कि हम विचार करेंगे। फिर इसी क्रम में देखिए 39 में होता है द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है। इसी के क्रम में 1942 में इस मांग को स्वीकार करते हुए एक मिशन आता है जिसको कहा जाता है क्रिप्स मिशन। ठीक। तो भारतीय संविधान की योजना पर संविधान सभा के गठन के लिए जो पहला मिशन भारत आता है वो कौन सा होता है? 1942 का क्रिप्स मिशन। क्लियर? हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में अच्छे से याद रखें। फिर उसमें क्रिप्स मिशन में कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं कि भारतीय इस योजना को स्वीकार नहीं करते। इसके बाद 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो योजना प्रस्तुत करता है, भारतीय नेतागण उसे स्वीकार करते हैं और संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त होता है। तो
आपसे अगर कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था, तो ये थी आपकी कैबिनेट मिशन या कैबिनेट योजना। कब आई थी? 1946 ईस्वी में। क्लियर? 1942 ग्रेट समीट मिशन, मार्च 1946 आपका कैबिनेट मिशन। और इसी योजना के अनुसार जुलाई 1946 में आपकी संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव संपन्न कराए गए। ठीक है? अब चुनाव के बाद हुआ क्या? इसी बीच जो है पाकिस्तान की मांग बहुत ज्यादा जोर पकड़ने लगी और जैसे ये चुनाव संपन्न हुआ 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक की अध्यक्षता, एक पहली बैठक हुई, उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। क्लियर? हमेशा आपका ये क्वेश्चन पीछा करेगा कंपटीशन में जीवन पर्यंत। जहां तक आप अपनी जॉब्स के लिए, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स देंगे, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठे, कभी भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। किस प्रकार से पूछा जाता है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, ये पहली बैठक कब हुई थी? फिर से देखिए, पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। फिर दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिस दिन स्थायी अध्यक्ष चुना गया आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब हमने इसमें आपके क्यों बोला? क्योंकि वो आपके देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए। आपके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये देश के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए। क्लियर? तो दो चीजें हैं इसमें। पहला, अस्थायी अध्यक्ष जो 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुई उसमें, फिर जो 11 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुई उसमें आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए स्थायी अध्यक्ष। बाद में यही चुने गए थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान सभा का चुनाव हो गया। अब चुनाव के बाद हुआ क्या कि पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया। अच्छा, जो पहले संविधान सभा थी वो भारत पाकिस्तान संपूर्ण एक राष्ट्र के लिए थी। अब जब ये विभाजन हो गया, दो अलग अलग देश बढ़ गए, तो हुआ क्या कि आपकी संविधान सभा भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब जब संविधान सभा 2 पार्ट में डिवाइड हो गई तो संविधान सभा के सदस्य भी बढ़ गए। तो पहले संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित थी 389। ठीक? अब उसके बाद हुआ क्या कि जब ये विभाजन हो गया, फिर संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और भारत का संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? 299। ठीक है? और इसने 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान, अपना कार्य पूरा कर लिया। मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लिखकर तैयार हुआ? कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। फिर इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू कब हुआ? हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन को आप क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। हमेशा हर वर्ष 26 जनवरी को स्कूल जाता है ना लड्डू खाने, वहां से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है। सब लोग 2 लड्डू लेके खा पी के वापस घर, उस दिन छुट्टी हो जाती है। फिर मगर इस गणतंत्र दिवस के पीछे बहुत ही लंबी कहानी है। अच्छा, यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि जब आपका संविधान इस दिन बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, ये बनकर रेडी हो गया, तो फिर इसे 26 जनवरी तक वेट क्यों किया गया? इसके पीछे छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। हुआ क्या था कि 26 जनवरी 1930 को भारत के हमारे कुछ नेताओं ने जो है भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया और रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराकर बोल दिया कि आज से हम आजाद हैं। उस दिन भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी दिन की स्मृति को संजो कर रखने के लिए हमने किया क्या कि जो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को
बनकर तैयार हो गया था, उसे हमने लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? अब इस दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस को। अब एक क्वेश्चन और भी इसमें पैदा होता है, लेकिन गणतंत्र क्या है? देखिए, गणतंत्र और राजतंत्र। गणतंत्र वो होता है जहां पर किसी भी शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो चुना जाता है, उसका इलेक्शन होता है। तो अब हमारे देश का सर्वोच्च अधिकारी कौन सा है? सबसे ऊंचे पद कौन सा है? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति का हमारे चुनाव होता है। भले वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते, किंतु जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा उनका चुनाव होता है। ठीक है? तो हमारे देश जिस भी राष्ट्र का सर्वोच्च पदाधिकारी चुनाव द्वारा नियुक्त होता है वह गणतंत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा देश क्या है? गणतंत्र है। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर संविधान सभा की प्रमुख समितियां। देखिए, संविधान में क्या था कि संविधान के निर्माण में कई प्रकार के विषय थे, जैसे संघ का संविधान, केंद्र राज्यों का संविधान और अन्य जो भी समितियां थी, जैसे प्रक्रिया समिति, उसकी प्रक्रिया किस प्रकार संचालित होगी, संचालन समिति थी, संघ संविधान समिति, मूल अधिकार समिति। इन छोटी छोटी समितियों के माध्यम से एक एक विषय पर विस्तृत चर्चा की गई और उस विशाल चर्चा के माध्यम से हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। कोई ऐसा नहीं हुआ कि नहीं एक दिन में बस आओ, बस 2-4 लाइन लिख लेना है, लिख के रेडी करके चलो रख दिए, संविधान बनके कंप्लीट। ऐसा नहीं था। पर एक एक लाइन पर, एक एक शब्द पर घंटों, दिनों, महीनों चर्चा हुई, तब जाकर ये संविधान तैयार हुआ। अच्छा, इन्हीं जो है समितियों के अतिरिक्त एक समिति थी आपकी प्रारूप समिति। संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। इस समिति में कुछ सदस्य थे और उन सदस्यों के अध्यक्ष थे समिति के डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने तो इनका पूरा नाम नहीं सुना होगा। इनका पूरा नाम क्या है? भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है? ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अब इन्होंने अध्यक्ष रहते हुए इस संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व था। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान किसने बनाया, तो भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया। क्लियरली याद रखिएगा। बहुत से लोग क्या कहते हैं, भारत का संविधान अंबेडकर जी ने बनाया। अंबेडकर जी ने संविधान नहीं बनाया। अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष और उन्होंने संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया और वो कार्य था संविधान के प्रारूप को तैयार करना। अंबेडकर जी ने क्या किया था? संविधान के प्रारूप को बनाया था। और संविधान किसने बनाया था? हमारी संविधान सभा ने। क्लियर? तो इस प्रकार से हुआ क्या कि जो इतनी विस्तृत परिचर्चा चर्चा होती थी संविधान के निर्माण के दौरान, तो कुल 3 वर्ष में 114 दिन, 3 वर्षों में 114 दिन गंभीर चर्चा परिचर्चा के पश्चात जो निष्कर्ष निकला, जिस प्रकार की चर्चा परिचर्चा, जो भी बातें, जो भी तर्क निकल कर आए, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। तो ये था जो आपका संविधान, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, संविधान की बैठक, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है, ठीक है, और संविधान की आपकी प्रमुख समितियां। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर संविधान का निर्माण। दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि एक चीज आप अच्छे से जानते हैं कि अभी तक आप कक्षा 8 में थे और कक्षा 8 तक तो सरकार वैसे भी बिना किसी बाधा के पास करके आपको आगे बढ़ा देती थी, किंतु असली संघर्ष अब है। अब क्लास 9th में है, आप अगले साल 10th में जाएंगे और आपका जो हाई स्कूल और इंटर की मार्किंग होती है, ये दोनों कक्षाएं आपके जीवन की दशा और दिशा को तय कर देती है।
तो दोस्तों इन दोनों क्लासेस में आपको अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे मार्क्स लाना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपके स्कूल कॉलेज कोचिंग सब बंद है, आपको फॉलो करना है हमारे इस पेज को, अपनी वीडियोस को देखना है। इन वीडियोस को देखने के बाद आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी चीज समझ में नहीं आती, उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपकी सारी क्वेरीज को दूर किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आज के चैप्टर 1 हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।